नमस्कार। लास्ट केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पढ़ रहे थे हम, और उसमें हमने कर राजस्व वितरण के बारे में पढ़ा, जिसमें अनुच्छेद 268 को पढ़ा, अनुच्छेद 269 को पढ़ा। और इसमें जो है 3 शब्द हमने पढ़े थे कि कर उद्गृहित मतलब लेवी, कर को लगाना, कर संग्रहित मतलब कलेक्शन से कलेक्ट करना या संग्रहण करना कर का। और फिर उसके बाद जो है एप्रोप्रिएट पढ़ा, जिसे विनियोजित बोलते हैं, किसके द्वारा कर को प्रयोग किया जाएगा, कर राजस्व को किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। और एक चौथा शब्द था असाइन। तो अनुच्छेद 268 को हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 269 को हमने पढ़ा। उसके बाद अनुच्छेद 269 ए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 269 ए में जीएसटी को शामिल किया गया 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। और मतलब अनुच्छेद 269 ए का गठन ही 101वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 269 ए को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 269 पढ़ लिया था हमने लास्ट क्लास में। तो हेडिंग लगाएंगे केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में अनुच्छेद 268 पढ़ा था, और ये जो है कर राजस्व के वितरण से संबंधित है। ये तो पढ़ा था हमने, मतलब कर राजस्व का वितरण। और कर राजस्व के वितरण में अनुच्छेद 268, फिर अनुच्छेद 269 को पढ़ा। जबकि अनुच्छेद 268 ए निरस्त कर दिया गया 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो सर्विस टैक्स से संबंधित था। ठीक है ना, क्योंकि सेवा को जीएसटी में सेवा माल और सेवा कर लागू कर दिया गया ना 2016 से, तो ये सब उसमें चले गए। अब 2016 में ही 269 ए एक नया अनुच्छेद शामिल किया गया, 101वें संविधान संशोधन 2016। के द्वारा शामिल किया गया। और जबकि ये 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा निरस्त कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, अनुच्छेद 268 ए। तो इसका तो चैप्टर ही खत्म हो गया। तो हम जो है अनुच्छेद 268 ए को यहां से हटा देते हैं। अनुच्छेद 269 ए को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें प्रावधान है कि भाई केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र द्वारा उद्गृहित व संग्रहित तथा केंद्र राज्यों के मध्य विभक्त कर अनुच्छेद 269 ए में शामिल होंगे। अनुच्छेद 269 को 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में संविधान में शामिल किया गया। आईजीएसटी से संबंधित है, समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन केंद्र द्वारा ही कर लगाया जाएगा और केंद्र द्वारा ही कर को इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन विभक्त कर दिया जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच में संसद के द्वारा जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर। अनुच्छेद 269 ए क्या था? केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित लेवी और केंद्र सरकार द्वारा ही संग्रहित मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट
जबकि केंद्र और राज्यों के मध्य विभक्त कर दिया जाएगा। अब ये जो केंद्र और राज्यों के मध्य विभक्त होगा, ये विभक्त होगा जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर, अनुशंसा, अनुशंसा, सिफारिशें, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर या अनुशंसा के आधार पर इसको संसद, केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट के मध्य बांट देगी। ठीक है। अब ये जो लगाया जा रहा है, ये इंटर स्टेट ट्रेड के दौरान माल और सेवा, गुड्स एंड सर्विस पर लगने वाला कर है। इसमें जो है इसको याद रखना कि ये कर कहाँ लिखे हैं, है कहीं जगह, साफ करना पड़ेगा। ये कर अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान माल और सेवा, सेवा पर लगने वाला कर है। ठीक है। अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान माल और सेवा पर लगने वाला कर है। ठीक है। तो अनुच्छेद 269 कंप्लीट हुआ। फिर से अनुच्छेद 269 को समझो। अनुच्छेद 269 ए 101वें अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2016 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। ये इंटर स्टेट या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान गुड्स एंड सर्विस पर लगने वाला टैक्स है। इसको जो कलेक्ट कर, मतलब इसका जो उद्ग्रहित करता है, लेवी, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा ये उद्ग्रहित या लगाया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा ही कलेक्ट या संग्रहित या वसूला जाता है। जबकि जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर संसद के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य ये विभक्त कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अनुच्छेद 269 ए कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, उसके बाद मतलब ये जो है क्या है, आईजीएसटी है ना। आईजीएसटी हमने पढ़ा था ना, जब हम जीएसटी पढ़ रहे थे, जीएसटी अभी हम पढ़ेंगे भी आगे। जीएसटी के बारे में पढ़ा था कि सीजीएसटी है, सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। एक एसजीएसटी जो राज्य द्वारा लगाया जाता है और प्राप्त किया जाता है। एक जो है आई होता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो ये आईजीएसटी होगा। नेक्स्ट, उसके बाद अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 270 को पढ़ते हैं। देखो, अनुच्छेद 270 जो प्रावधान करता है, ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र द्वारा उद्गृहित व संग्रहित तथा केंद्र राज्यों के मध्य विभक्त कर,
अनुच्छेद 270 को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बात की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित, मतलब केंद्र सरकार लगा रही है इसको, और केंद्र सरकार द्वारा ही संग्रहित, केंद्र सरकार ही इसको कलेक्ट कर रही है। लेकिन जो भी कर राजस्व इकट्ठा होगा वो कर राजस्व केंद्र और राज्यों के मध्य विभक्त कर दिया जाएगा। तो ये जो कर हैं, ये कर, इनके बारे में फैक्ट जानो। ये कर संघ सूची में वर्णित विषयों या संघ सूची में आने वाले करों पर कर लगाने का, कर निर्धारण की जो शक्ति होगी वो केंद्र को होगी। या हम ऐसा कहेंगे, अनुच्छेद 70 में जो कर लगाए जा रहे हैं वो संघ सूची में वर्णित विषयों पर लगाए जा रहे हैं। जो भी ऐसा विषय जो कर से संबंधित है, संघ सूची में या यूनियन लिस्ट में जो भी विषय कर से संबंधित है उस पर कर लगाने का अधिकार जो है संघ का होगा, केंद्र सरकार का होगा। तो अनुच्छेद 270 में संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की शक्ति केंद्र को है, केंद्र द्वारा उद्गृहित, केंद्र द्वारा संग्रहित। लेकिन केंद्र और राज्यों के मध्य विभक्त होने वाले कर हैं। दूसरा, इसमें कौन से कर शामिल नहीं होंगे? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269A कर इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें फैक्ट क्या पढ़ोगे कि जो अनुच्छेद 271 में जो सरचार्ज है यानी अधिभार, वह केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला सेस भी इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि यह केंद्र सरकार की कमाई है। सरचार्ज और सेस केंद्र सरकार की कमाई है, तो अनुच्छेद 270 से बाहर रखा गया है। ठीक है। इसमें जो केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन होगा उसे वित्त आयोग करेगा। वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा तय कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 270 फिर से समझो। उससे पहले एक फैक्ट और इसमें जान लो कि अनुच्छेद 270 जो है, इसमें जो हम विभाज्य पुल, डिविजिबल पुल या डिविजिबल फंड, विभाज्य कोष जो हम पढ़ रहे थे वो इसी में आएगा। वित्त आयोग के द्वारा विभाज्य पुल में शामिल कर लिए जाएंगे कर राजस्व, और कर राजस्व का 41% भाग राज्यों को दे दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 270 में ही पढ़ा जाता है, तो समझो। इसमें विभाज्य पुल की अवधारणा भी इसमें ही शामिल करते हैं। कहाँ लिखें? ऊपर लिख लें, यहां लिख लेते हैं। विभाज्य पुल का 41% राज्यों को देना अनिवार्य है। ठीक है। तो अनुच्छेद 270 को जब पढ़ोगे, ये इसमें संघ सूची में आने वाले ऐसे विषय जिन पे कर लगाया जाता है, उन पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद होंगे जिन पे कर केंद्र सरकार या जिन्हें अनुच्छेद 270 से बाहर रखा गया है, यानी 268 में आने वाले कर, 269 में आने वाले कर, अनुच्छेद 269A में आने वाले कर भी इस अनुच्छेद से बाहर होंगे। अनुच्छेद 270 या संघ सूची से बाहर रखे गए हैं।
उसके बाद जो सेस केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, या 271 में वर्णित सरचार्ज या अधिभार केंद्र सरकार द्वारा जो वसूला जाता है, वो भी अनुच्छेद 270 के प्रावधानों से बाहर होगा। अनुच्छेद 270 में जो कर आते हैं उन्हें उद्गृहित या उनको जो है उनको लगाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, और उनको वसूला भी केंद्र सरकार के द्वारा जाता है। जबकि इन करों से प्राप्त होने वाला जो राजस्व है वो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर डिविजिबल पुल के अंतर्गत उसका 41% भाग राज्यों को दे दिया जाता है। सिफारिशें यहाँ वित्त आयोग की होगी, राष्ट्रपति इस कार्य को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ जितना भी कर आएगा वो केंद्र सरकार के द्वारा ही इकट्ठा होगा। ठीक है। दूसरा, इसमें जो है अपवाद याद रखना, अनुच्छेद 268, 69 ए, इसके अपवाद होंगे। 270 में संघ सूची में आने वाले कर शामिल किए जाएंगे, वित्त आयोग की सिफारिशें होंगी। तो ये कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले इसमें जो है एक बात समझो। देखो, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269 ए, अनुच्छेद 270 कर राजस्व के वितरण से संबंधित है। तीनों अनुच्छेद। यहां जो ये उद्गृहित होगा, मतलब कर जो उद्गृहित होंगे वो केंद्र के द्वारा होंगे। जो संग्रहित होंगे, जो कर यहां संग्रहित होगा वो राज्य के द्वारा होगा। ठीक है। बल्कि इसको नीचे लिखते हैं, जगह नहीं बचेगी फिर। देखो, उद्गृहित होगा केंद्र के द्वारा, संग्रहित होगा राज्यों के द्वारा, और जो विनियोजित होगा वो भी राज्यों के द्वारा होगा। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 268 में आने वाले कर जो हैं उन करों को लगाएगी तो केंद्र सरकार, लेकिन उसे जो है कलेक्ट करेगी या उस पैसे को इकट्ठा करेगी राज्य सरकारें, और वो पैसा जो है प्रयोग भी राज्य सरकारें करेंगी। जबकि जो अनुच्छेद 269 है, अनुच्छेद 269 में केंद्र के द्वारा उद्गृहित, उद्गृहित किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा, संग्रहित इकट्ठा कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा। और उसके बाद जो है ये दे दिया जाएगा राज्यों को, असाइन कर दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। अब यहां राज्यों को जो सौंपा जा रहा है वो संसद नियम बनाकर, संसद ने जो नियम तय किए हैं उसके तहत, नियम के तहत ये राज्यों को सौंपे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 269 ए जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो उद्गृहित होगा वो उद्गृहित होंगे ये कर केंद्र के द्वारा, और जो संग्रहित होगा वो भी केंद्र के द्वारा होगा। समझ लेना अच्छे से इसको। जबकि
जो इस से प्राप्त होने वाला, इन करों से प्राप्त होने वाला जो पैसा है वो विभक्त हो जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य। केंद्र व राज्यों के मध्य विभक्त। जीएसटी की सिफारिश पर, जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर संसद परिषद की सिफारिशों के आधार पर संसद इसे केंद्र और राज्यों के बीच में विभक्त कर देगी। उसके बाद अनुच्छेद 270 जो हमने पढ़ा, ये उद्गृहित होगा केंद्र के द्वारा, संग्रहित होगा केंद्र के द्वारा, जबकि केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य विभक्त जो होगा वो वित्त आयोग की सिफारिश पर होगा। वित्त आयोग की सिफारिशों पर ये केंद्र राज्यों के मध्य विभक्त हो जाएगा। तो कर राजस्व में जो है 4 अनुच्छेद पढ़ने होते हैं, या कर राजस्व के वितरण में 4 अनुच्छेद पढ़ने होंगे। अनुच्छेद 268, 269, 269 ए, अनुच्छेद 270। इनको समझने के लिए 3-4 शब्द याद रखने होते हैं, जैसे कर को उद्गृहित करना मतलब लेवी, कर को लगाना बोलते हैं, उद्गृहित करना। कर को संग्रहित करना मतलब टैक्स को कलेक्ट करना या टैक्स को वसूलना, संग्रहित बोला जाता है। उसके बाद एप्रोप्रिएट, अगर टैक्स का एप्रोप्रिएट हो रहा है इसका मतलब यह है कि कर को विनियोजित का मतलब है जिसके द्वारा ये प्रयोग किया जा रहा है। एक होता है असाइन, जिसको दे दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार ने इकट्ठा किया कर राजस्व और राज्य को सौंप दिया, तो ये केंद्र ने राज्यों को असाइन कर दिया ये कर। तो इसको हम यहां समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 268 को जब हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 268 में प्रावधान है ऐसे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं, राज्यों के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं और राज्यों के द्वारा ही विनियोजित कर लिए जाते हैं। इसका मतलब है कर लगाया केंद्र सरकार ने, उसका पैसा वसूला राज्य सरकार ने और उस पैसे को प्रयोग भी राज्य सरकार ने कर लिया, इसका मतलब है ये। उसके बाद अनुच्छेद 269 को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे कर जो केंद्र के द्वारा उद्गृहित मतलब लगाए जा रहे हैं और केंद्र के द्वारा ही संग्रहित किए जा रहे हैं, जबकि राज्यों को असाइन कर दिए जा रहे हैं, राज्यों को सौंप दिए जा रहे हैं ये कर। साधारण भाषा में केंद्र सरकार ने कर लगाया, केंद्र सरकार ने ही उस कर का पैसा इकट्ठा किया और राज्यों को दे दिया। अब राज्यों को जो ये कर का पैसा दिया गया है ये संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत दिया जाएगा, जो रूल संसद ने बनाए होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 269 ए केंद्र सरकार के द्वारा उद्गृहित किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा ही संग्रहित किया जाता है, जबकि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विभक्त होगा ना वो विभक्त होगा जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर। संसद इसको विभक्त कर देगी केंद्र और राज्यों के मध्य उस पैसे को जो इस कर से आया है। उसके बाद अनुच्छेद 270 को समझो। अनुच्छेद 270 में वो कर शामिल होते हैं जो केंद्र के द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं और केंद्र के द्वारा ही संग्रहित किए जाते हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों के मध्य विभक्त कर दिए जाते हैं। और ये जो केंद्र और राज्यों के मध्य विभक्त किए जाएंगे ये विभक्त किए जाएंगे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। तो ये 4 अनुच्छेद याद करने होंगे, ये शब्द याद करने होंगे, बार बार पढ़ना होगा, याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो इसका मतलब ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, जब मैं पढ़ा सकता हूं तो तुम भी पढ़ सकते हो। तो ये बात याद रखना। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, उसके बाद अनुच्छेद 271। अनुच्छेद 271 में सरचार्ज की बात की गई है।
देखो इन अनुच्छेदों में जो अंतर है ना, उस अंतर को भी याद रखना, किसने लगाया और किसने वसूला और किस पर चला गया। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 271। अनुच्छेद 271 को जब पढ़ते हैं तो इसमें जो है सरचार्ज के बारे में बताया गया। सरचार्ज का मतलब अधिभार। तो इसमें जो है संघ सरकार द्वारा अपने प्रयोजन पूर्ति के लिए किसी कर एवं शुल्कों पर लगाए जाने वाले कर होते हैं। तो ये किताबी भाषा है। अनुच्छेद 271 कहता है कि संघ के द्वारा प्रयोजन पूर्ति के लिए किसी कर या किसी शुल्क पर लगाए जाने वाले कर, तो ये अधिभार है, सरचार्ज। और ये तो होता ही कर पर लगने वाला कर है, टैक्स ऑन टैक्स। एक दो बातें इसमें याद रखना, भी हम 270 में भी पढ़कर आ रहे थे कि राज्यों के साथ साझा नहीं करेगा केंद्र इस आय को। ठीक है ना, केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा नहीं करती इससे प्राप्त आय, किसी भी समय लगा सकती है। संसद को यह अधिकार है अनुच्छेद 271 में कि वो अनुच्छेद 269 में और अनुच्छेद 270 में वर्णित करों पर किसी भी समय सरचार्ज लगा सकती है। सरचार्ज का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति की एक निश्चित सीमा से अधिक आय हो जाती है तो उसे टैक्स पर टैक्स देना होता है। तो ये याद रखना कि संसद कभी भी अनुच्छेद 269 और 270 में वर्णित करों पर कभी भी कर लगा सकती है। तो ये अनुच्छेद 271 है, कई बार पढ़ लिया। सरचार्ज जो है राज्यों के साथ शेयर नहीं करती गवर्नमेंट। नेक्स्ट, उसके बाद क्या, उसके बाद राज्य सूची में आने वाले कर। ये ऐसे लिखो, ऐसे कर जो राज्य सरकारों द्वारा उद्गृहित, संग्रहित एवं उपयोग में लाए जाने वाले कर होते हैं। ऐसे कर जो राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित किए जा रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा ही संग्रहित किए जा रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा ही
उपभोग कर लिए जा रहे हैं, तो ऐसे कर तो राज्य सूची में आने वाले विषयों पर ही लगने वाले कर हैं। तो कौन से कर हैं ये? राज्य सूची राज्य सूची में शामिल ऐसे विषय जिन पर राज्य करों का निर्धारण करता है, वो कर इसमें शामिल होंगे। कुछ उदाहरण: भू राजस्व, टोल टैक्स हुआ, कृषि आय से कर और कृषि के हस्तांतरण से संबंधित संपदा कर। ठीक है। अल्कोहल, लीकर से संबंधित कर, बिजली के उपभोग से संबंधित कर या खपत से संबंधित कर, ये राज्य सरकार लगाती है। राज्य सरकार ही इसका उपभोग करती है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, कुछ ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राप्त होती है नॉन टैक्स रिवेन्यू से, गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रिवेन्यू वाली जो साधन होते हैं, तो जो केंद्र सरकार के पास ऐसे कौन से साधन हैं? रेलवे हो गया। रेलवे से प्राप्त जो पैसा है वो नॉन टैक्स रिवेन्यू में शामिल होगा जी। उसके बाद जो है पोस्ट ऑफिस है, यानी डाक और तार, डाक एवं तार। उसके बाद मुद्रा से संबंधित, सिक्के मुद्रा से संबंधित। ठीक है, ये याद रखना। ऐसे ही जो है राज्यों को जो प्राप्त होते हैं, राज्यों को जो प्राप्त होते हैं उसमें मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन से संबंधित हुआ। इसमें सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित, और क्या है, और वन लिख लो। वन से प्राप्त होने वाला राजस्व भी जो है नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है, जो केंद्र राज्यों को प्राप्त हो रहा है, तो इसको याद रखना इसमें। नेक्स्ट, एक ग्रांट्स के बारे में और समझो, जो अनुदान होते हैं। मतलब अनुच्छेद 275 और 282 को पढ़ते हैं तो इसमें ग्रांट्स या अनुदानों की बात की गई है, जो राज्यों को उनकी सहायता के लिए दिए जाते हैं। ग्रांट्स का मतलब होता है कि सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राज्यों को पैसा, साधारण भाषा में बोला जाएगा ये, और ये पैसा दिया जा रहा है उनके विकास कार्यों को पूरा करने के लिए। कोई अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है, वहाँ पे उनके कल्याण के लिए, उनके विकास कार्यों को पूरा करने के लिए। जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनको, उसके प्रयोजन में राज्यों को प्रभावित करने के लिए, तो ये ग्रांट्स दिए जाते हैं। तो इसको जो है दो भागों में विभक्त करके समझो। राज्यों को सहायता के लिए दिया जाने वाला अनुदान। संविधान में दो तरह के अनुदान की बात है, वैसे एक तीसरा भी था जो अब समाप्त हो गया, 10 वर्षों के लिए था वो, तो आप दो ही समझो ना। सबसे पहला है विधिक, विधिक अनुदान, और दूसरा है क्या? दूसरा है विवेकाधीन, विवेकाधीन अनुदान।
कुछ पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना, साधारण सी बातें हैं। इसमें जो है इसका प्रावधान अनुच्छेद 275 में है। अनुच्छेद 275 संसद को यह शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य को उसकी आवश्यकता अनुसार, शब्दों को समझना मेरे, किसी भी राज्य को आवश्यकता के अनुसार अनुदान दे सकता है, अनुदान दे सकती है संसद। अनुच्छेद 275 में यह प्रावधान किया गया है। सभी राज्यों को नहीं दिया जाएगा, किसी की भी बात की गई जिसको जरूरत है। सहायता की बात आ गई ना इसमें। कितना अनुदान दिया जाएगा ये भी तय संसद करेगी, और ये वित्त आयोग की सिफारिश पर होगा जी। वित्त आयोग की सिफारिश पर ये तय होगा। उसके बाद इसमें एक दो बात और याद रखना कि संसद जो है विशेष अनुदान भी दे सकती है। अब संसद विशेष अनुदान जो देगी वो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों को देगी। और क्यों देगी? उनके कल्याण से संबंधित, वहां कल्याण हो सके, विकास कार्य पूर्ण हो सके, तो उनके लिए विशेष अनुदान भी दिया जा सकता है। तो यहां दो तरह के अनुदान इसमें आप पढ़ोगे अनुच्छेद 275 में। एक सामान्य अनुदान जो संसद देगी, एक जो है विशेष अनुदान जो संसद देगी। ठीक है, विशेष में जो है अनुसूचित जनजाति शामिल हो जाएगी। उसके बाद जो विवेकाधीन है, ये विवेकाधीन अनुदान अनुच्छेद 282 ये अधिकार देता है केंद्र और राज्य दोनों को कि भैया वो जो है योजनाओं के, कोई विकास से संबंधित योजना की पूर्ति के लिए, योजना के लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो जो है ग्रांट्स दे सकती है, वो अनुदान दे सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, राज्यों को प्रभावित करने के लिए जो है अनुदान दिए जा सकते हैं। ये भी अनुच्छेद 282 में पढ़ना। योजनाओं को पूर्ण करने के लिए जिससे राज्य प्रभावित हो सके। तो राज्यों को जो दिए जाने वाले अनुदान हैं अनुच्छेद 275 में पढ़े जाते हैं, अनुच्छेद 282 में पढ़े जाते हैं। अनुदानों को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक विधिक है, विधिक अनुदान, ये जो है संसद के ऊपर निर्भर करता है किस राज्य को देना है। उन राज्यों की आवश्यकता अनुसार देगी संसद, वित्त आयोग की सिफारिश पर देगी। संचित निधि पर भारित होते हैं ऐसे अनुदान, मतलब पैसा दिया जा रहा है। सब राज्यों को बराबर नहीं होता, जिस राज्य को जितनी आवश्यकता है उतना मिलता है। इसमें जो है एक विशेष प्रकार का अनुदान भी पढ़ा जाता है जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में दिया जाता है, वहाँ आपके उत्थान, कल्याण और विकास कार्यों को पूरा करने के लिए। ऐसे अनुच्छेद 282 में ये अधिकार है राज्य और केंद्र को कि वो योजना के लक्ष्य प्राप्ति के लिए और राष्ट्रीय योजना से संबंधित वो अनुदान दे सकती है किसी को। ठीक है, तो ये जो है आप वित्तीय संबंध में आप यहाँ तक पढ़ो, बाकी अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक इसको बार बार दोहराओ, जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।